हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो पिछली क्लास में हमने थर्ड चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया था, लेकिन अभी थर्ड चैप्टर में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो बची हुई है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं करनी है, बिकॉज़ बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो इसलिए हम ऑप्शनल एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शनल एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani, and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. तो यहाँ लिखा हुआ है दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम अनी और बीजू है। इन दोनों की एज में 3 years का डिफरेंस है। हम क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले, आगे समझने से पहले अनी और बीजू की एज कुछ मान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की एज कुछ पूछी भी गई हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनी बी x years and the present age of बीजू बी y years. हमने अनी की प्रेजेंट एज को x मान लिया है और बीजू की प्रेजेंट एज को y मान लिया है। इन दोनों की एज में डिफरेंस 3 years का है। अब अगर इन दोनों की एज में 3 साल का डिफरेंस है, तो अगर अनी बड़ा है, अनी की एज ज़्यादा है और बीजू की एज कम है, तब तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 3। लेकिन अगर बीजू की एज ज़्यादा है और अनी की एज कम है, तब हमें लिखना पड़ेगा y माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू 3। क्लियर? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू -3। ये कैसे मिला? हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस x बन गया, इसे मल्टीप्लाई करने से ये -y बन गया, और इसे मल्टीप्लाई करने से ये -3 बन गया। मैंने दो इक्वेशंस इसलिए फॉर्म किए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़कर, बिकॉज हमें यह नहीं पता है कि अनी की एज ज़्यादा है या बीजू की एज ज़्यादा है। तो अगर अनी की एज ज़्यादा होगी तो x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 3 फॉलो होगा। अगर बीजू की एज ज़्यादा है तो y माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू 3, या फिर x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू -3 को फॉलो करना है। ओके जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन इस बार एक नहीं बनी है, दो बनी है, क्योंकि हमें अनी और बीजू में यह नहीं पता है कि अनी और बीजू में हु इज़ यंगर एंड हु इज़ एल्डर। ओके, फिलहाल आप याद रखिएगा, हमने अनी की एज को x माना है और बीजू की एज को y माना है। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अनीज़ फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। जो अनी के फादर हैं धर्म, उनकी एज अनी की ट्वाइस है, तो धर्म की एज कितनी होगी? धर्म्स एज, देखिए धर्म की एज अनी की ट्वाइस है, तो अनी की एज को हमने x माना था, इसलिए धर्म की एज उसका डबल मतलब 2x हो जाएगी। समझ गए ना आप? धर्म अनी के फादर हैं, अगर अनी की एज x है और इनकी एज उसकी ट्वाइस है मतलब डबल है, तो 2x हो जाएगी। फिर आते हैं बीजू की सिस्टर के बारे में बात करते हैं। धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। जो बीजू है वो अपनी सिस्टर का डबल एज का है, मतलब अगर उसकी सिस्टर 10 है तो बीजू 20 है, अगर उसकी सिस्टर 15 है तो बीजू 30 है। तो मतलब बीजू की एज डबल है और सिस्टर की एज बीजू की हाफ है। तो अगर हमें बीजू की सिस्टर कैथी की बात करनी है, तो जो कैथी की एज हो जाएगी वो बीजू की एज का हाफ रहेगी। अगर बीजू की एज को हमने y माना था, तो ये इसकी एज हो जाएगी y/2। अब इनमें आपको पता होगा कि इसमें धर्म की एज ज़्यादा होगी, क्योंकि धर्म अनी के फादर हैं और कैथी बीजू की छोटी सिस्टर है, तो ये छोटी सिस्टर है, इसकी एज कम होगी, और धर्म अनी के फादर है, इसलिए इनकी एज ज़्यादा होगी। तो यहाँ आपको पता है कि बड़ी एज किसकी और छोटी एज किसकी है। यहाँ लिखा हुआ है कि कैथी और धर्म, मतलब इस एज में और इस एज में डिफरेंस है 30 ईयर्स का। तो अगर आपको ये पता है कि ये एज ज़्यादा है, ये एज कम है, और इनमें डिफरेंस 30 है, तो आप लिखो 2x माइनस y/2। ये दोनों की एजेस हैं धर्म और कैथी की, इनमें डिफरेंस है 30 ईयर्स का। इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस 2 को ले लीजिए एलसीएम, तो ये बन जाएगा 4x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30। अब आप इस 2 को भेज दो राइट साइड में, 230 को आकर मल्टीप्लाई कर देगा, ये बन जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। तो ये बन गई है सेकेंड इक्वेशन। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन बनी थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। ठीक है जी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको ज़रा हटाते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन एक और भी थी, वो थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। और जो सेकेंड इक्वेशन बनी है वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना होता है x और y वैल्यू पता करने के लिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट सिचुएशन में दो इक्वेशंस बन गई थी, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ये वाली यहाँ रखी, ये वाली यहाँ रखी, सेकेंड वही सेम रखी है। तो इनको आपस में सॉल्व करते हैं, इनको आपस में सॉल्व करते हैं, हो सकता है डबल आंसर्स मिल जाएँ। ठीक है जी। देखिए इनको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का हम यूज़ करेंगे और इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई प्लस वाई। 3 माइनस 60 हो जाएगा -57 और x माइनस 4x हो जाएगा -3x। तो x की वैल्यू हो जाएगी -57 अपॉन -3, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 19। ठीक है जी, x की वैल्यू होगा 19। अब x की वैल्यू को उठाकर आप इस इक्वेशन में रख दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, आप यहाँ x की जगह 19 लिख दीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी 19 लिख दीजिए। आप लिखिए 19 और इस 3 को भेज दीजिए इस तरफ, 19 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? y की वैल्यू मिल गई है 16। मतलब x अनी की एज 19 ईयर्स है तो बीजू की एज 16 ईयर्स है। इधर आते हैं, देखते हैं क्या अनी और बीजू की एज कुछ और भी हो सकती हैं, वो इनको सॉल्व करने से पता चलेगा। पहले तो इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर -3x बचेगा इन्हें सॉल्व करने पर और यहाँ -63 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -63 अपॉन -3 मतलब 21। यहाँ पर अनी की एज 21 आ गई है। अब x की वैल्यू को उठाकर रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, आप x की प्लेस पर लिख दो 21। तो 21 प्लस 3 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू आ गई है 24 ईयर्स। हमें इससे क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हो सकता है अनी और बीजू की एज 19 और 16 ईयर्स हों, और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि अनी और बीजू की एज 21 और 24 हों। आपने शुरुआत में माना था कि हो सकता है अनी की एज ज़्यादा हो सकता है बीजू की एज ज़्यादा हो। तो अगर अनी की एज बीजू की एज से ज़्यादा रहनी है तब अनी 19 और बीजू 16 का होगा। अगर अनी की एज कम रहनी है और बीजू की एज ज़्यादा रहनी है तब अनी 21 का होगा और बीजू 24 का होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख दोगे, आप लिखोगे एजेस ऑफ अनी एंड बीजू इज इक्वल्स टू 19 ईयर्स एंड 16 ईयर्स, ये एजेस होंगी। या फिर एजेस ऑफ अनी एंड बीजू 21 ईयर्स एंड 24 ईयर्स हैं। एक सिचुएशन बताती है कि अनी की एज ज़्यादा है बीजू की एज कम है, दूसरी सिचुएशन बताती है कि अनी की एज कम है बीजू की एज ज़्यादा है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. थोड़ा सा ये पोएमिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो समझना आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। अब मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लाता हूँ। वन सेज, दो फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड बोलता है गिव मी 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपये दो फ्रेंड। देन आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज़ यू। तो अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊँगा। मतलब अगर फिर तुम्हारे पास 1000 है तो मेरे पास 2000 हो जाएंगे, मैं डबल रिच हो जाऊँगा। द अदर फ्रेंड रिप्लाइज, इफ़ यू गिव मी 10 रुपीज़ देन आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज़ यू।
तो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि चलो मैं तुम्हें 100 रुपये नहीं देता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारा 6 टाइम्स रिच बन जाऊँगा। मतलब अगर तुम्हारे पास होंगे 100 तो मेरे पास हो जाएंगे 600, 6 टाइम्स रिच हो जाऊँगा। तो अब बताना ये है कि दोनों के पास अलग अलग कितना अमाउंट है। तो हम ऐसा करते हैं, एक फ्रेंड का नाम ए मान लेते हैं और दूसरे फ्रेंड का नाम बी मान लेते हैं। लेट देयर बी 2 फ्रेंड्स ए एंड बी। 2 फ्रेंड्स ए एंड बी, 2 फ्रेंड्स हैं ए और बी। पहले फ्रेंड को हम ए बोलते हैं और दूसरे फ्रेंड को हम बी बोलते हैं। मतलब जो ये लिखा है ना, वन सेज, पहला जो दोस्त है वो कहता है कि मुझे 100 रुपये दो, तो ये ए कहता है 100 रुपये दो बी से, और बाद में बी ए से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपये दो। ठीक है जी। अब ए के पास कितने रुपए हैं उसको मान लेते हैं एक्स, और बी के पास जो अमाउंट है उसको मान लेते हैं वाई। लेट ए हैज़ एक्स रुपीज़ एंड बी हैज़ वाई रुपीज़। मान लेते हैं ए के पास एक्स रुपीज़ हैं और बी के पास वाई रुपीज़ हैं। ज़रा सोचिए, अगर मैं और आप 2 फ्रेंड्स हैं, मेरे पास हैं 100 रुपये और आपके पास हैं 500 रुपये। अगर मैं आपसे 100 रुपये मांग लूँगा तो क्या होगा, आपके पास 500 में से 100 कम हो जाएगा, मतलब आपके पास ये अमाउंट बचेगा, और मेरे पास ये 100 आ गया सो मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगा। बात समझ पा रहे ना? जब आप मुझे 100 रुपये देते हो तो आपके पास 100 रुपये कम हो जाते हैं और मेरे पास 100 रुपये बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ क्या होगा, ए के पास x रुपये हैं और बी के पास y रुपये हैं। जब ए बी से बोलेगा कि मुझे 100 रुपये दो, तो ए के पास पहले तो x थे लेकिन अभी 100 रुपये बढ़ गए, 100 प्लस x हो गए, और बी के पास y थे लेकिन 100 रुपये देने से यहाँ 100 रुपये की कमी आ गई। तो बी के पास अब इतने रुपये हैं, x के पास अब इतने रुपये हैं, जब 100 रुपये यहाँ से यहाँ आ गए। तो ए बोलता है, फर्स्ट फ्रेंड बोलता है कि अगर आप 100 रुपये मुझे दे दो तो क्या होगा, मैं डबल रिच हो जाऊँगा, मैं ट्वाइस रिच हो जाऊँगा, मतलब ये पैसा ट्वाइस है इसका। ठीक है जी। देखिए ये 200 है और ये 100 है, तो ये ट्वाइस रिच है, ये डबल है। तो अगर ये डबल है तो आप मल्टीप्लाई किस तरफ 2 से करोगे, इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इक्वेट होंगे, तभी तो इक्वेशन बनेगी। तो समझ गए ना? जब 100 रुपये वाई ने निकाल कर, वाई में से निकल कर एक्स के पास आ गए हैं, तो ये ट्वाइस रिच हो गया है, लेकिन आपको 2 से मल्टीप्लाई इस तरफ करना है ताकि इक्वेशन बन जाए। तो इसको ब्रैकेट बंद करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 200, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300। ये 2y इधर आया है तो माइनस हो गया है, ये 100 उधर गया है तो माइनस 100 बन गया है, माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 हो गया है। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए देखिए कि अदर रिप्लाइज, मतलब दूसरा फ्रेंड, मतलब बी की बात हो रही है। बी कहता है अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो, तो बी के पास y रुपये हैं और ए के पास x रुपये हैं। ठीक है जी। बी कहता है 10 रुपये लो, तो 10 रुपये x से निकल कर y के पास आने वाले हैं। बी के पास y रुपये हैं और ए के पास x रुपये हैं। बी ने ए से बोला है कि मुझे 10 रुपये लाओ, तो इसने 10 रुपये दे दिए हैं, तो इसके पास 10 रुपये की कमी हो गई है और यहाँ 10 रुपये ऐड हो गए हैं। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा 6 टाइम्स रिच हो जाऊँगा, तो ये 6 टाइम्स रिच हो चुका है। लेकिन इक्वेशन बनाए रखने के लिए आप इस तरफ 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये है 6 टाइम्स मतलब 600 है और ये 100 है, तो 6 टाइम्स तो ये रिच है, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तभी दोनों इक्वल बनेंगे, क्योंकि इक्वेशन में हमें इक्वल करना होता है दोनों तरफ। तो चलिए इनको सिम्प्लीफाई करते हैं। 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x, 6 इंटू 10 हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू y प्लस 10। 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। जब y इस तरफ आया तो नेगेटिव हो गया, माइनस 60 उस तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 60 और पॉजिटिव 70 हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं और देखते हैं x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300। अब ऐसा करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू एक्स ये हो जाएगा 6x, 6 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस 12y,
6 इंटू 300 ये हो जाएगा -1800। ओके, इस इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 70। अब इन इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 6x और 6 कैंसिल हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्शन। आप चाहते तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तब यहाँ -2y होता और वहाँ -2y, दोनों को एलिमिनेट तब भी कर सकते थे। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। फिलहाल हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -12y और +y हो जाएगा -11y इज़ इक्वल्स टू, इन्हें ऐड करने पर आ जाएगा -1870। ठीक है जी, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y की वैल्यू हो जाएगी -1870 अपॉन -11। माइनस माइनस रिड्यूस हो जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 170। y की वैल्यू आ जाएगी 170। y का मतलब जो दूसरा फ्रेंड था उसके पास 170 रुपये हैं। अब y की इस वैल्यू को उठाकर आप रख दो किसी इक्वेशन में। चलिए ऐसा इक्वेशन में रखते हैं, y की वैल्यू 170 हम यहाँ रख देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग y इज़ इक्वल्स टू 170 इन सेकेंड इक्वेशन। तो 6x माइनस वाई की जगह 170 लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। 6x की वैल्यू हो जाएगी 70 प्लस 170, 6x की वैल्यू हो जाएगी 240, तो x की वैल्यू हो जाएगी 240 अपॉन 6 मतलब 40। तो पहले फ्रेंड के पास 40 रुपये हैं और दूसरे फ्रेंड के पास 170 रुपये हैं। ठीक है जी, फर्स्ट फ्रेंड हैज़ ₹40 एंड सेकेंड फ्रेंड हैज़ ₹170। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, हमारे सामने है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ठीक है जी, हम ऐसा करते हैं, पहले ट्रेन की स्पीड को और ट्रेन ने जितना टाइम लिया है डिस्टेंस को कवर करने में उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है जी, तो लिखते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड, कभी ट्रेन की स्पीड कम करने की बात हो रही है, कभी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की बात हो रही है, तो एक कोई ओरिजिनल स्पीड होगी उसको हमने x मान लिया है, इसी से हम कुछ कम कर देंगे कुछ बढ़ा देंगे जैसा बोला जाएगा। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन को कुछ टाइम भी लगा होगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, तो वो टाइम मान लेते हैं वाई आवर्स है। ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x रहती है और ट्रेन को जो टाइम लगता है कहीं पहुंचने में वो वाई आवर्स लगता है। आपको पता होगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपने स्पीड को कुछ अज्यूम कर लिया है, टाइम को कुछ अज्यूम कर लिया है, तो अगर आप डिस्टेंस पता करना चाहते हो, जो डेस्टिनेशन का डिस्टेंस है, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है, वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको XY किलोमीटर मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो याद रखिएगा, हमने स्पीड को माना है x और टाइम को माना है y, तो उसकी हेल्प से हमको पता चला है कि डिस्टेंस XY है। अब ट्रेन की स्पीड धीमी हो या ट्रेन की स्पीड तेज़ हो, ट्रेन को डिस्टेंस वही कवर करना है। सपोज़ एक ट्रेन जाती है दिल्ली से मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई जाने में अगर ट्रेन तेज़ चलेगी या ट्रेन स्लो चलेगी, अगर तेज़ चलेगी तो कम टाइम में पहुंच जाएगी, अगर स्लो चलेगी तो ज़्यादा टाइम ले लेगी, लेकिन ट्रेन को डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है ना जो दिल्ली और मुंबई के बीच का एक फ़िक्स डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस तो इंक्रीज़ नहीं होता है ना डिक्रीज़ होता है। तो याद रखिए, जो आपने डिस्टेंस फाइंड किया है XY, ये डिस्टेंस हर केस में इतना ही रहेगा। अब पहली सिचुएशन में इन्होंने बोला है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को 10 km/h फास्ट कर दें, तेज़ कर दें, तो ऐसा करने से ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड हो जाएगी इफ़ स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय 10 km/h, देन स्पीड क्या हो जाएगी? पहले तो x स्पीड थी, अब 10 बढ़ चुकी है, सो अब इतनी स्पीड हो जाएगी x + 10 km/h हो जाएगी।
इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस दैन द स्केड्यूल टाइम। तो जितना टाइम ओरिजिनली लेती थी ट्रेन उससे 2 घंटे कम लेगी। तो ओरिजिनली हमने देखा था वाई आवर्स लेती थी ट्रेन, अभी 2 घंटे कम लेगी तो वाई माइनस 2 आवर्स लेगी। नाउ टाइम टेकन इज़ 2 घंटे कम मतलब वाई माइनस 2 आवर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, आपको मालूम है कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ट्रेन की इस स्पीड को ट्रेन के इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इस डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन मैंने बताया डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन ये डिस्टेंस पुराने डिस्टेंस एक्स वाई के इक्वल ही होगा। ठीक है जी। तो चलिए अब ज़रा इसको मैं ऊपर हटाता हूँ और इनको सिंप्लीफाई करता हूँ और देखता हूँ क्या आता है सॉल्व करने पर। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई आ जाएगा। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 2x आ जाएगा। 10 को y से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10y आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 20 आ जाएगा। इज़ इक्वल्स टू इधर एक्स वाई है तो एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 10y। इस 20 को आप भेज दीजिए राइट साइड में तो इज़ इक्वल्स 20 आ जाएगा। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 10y इज़ इक्वल्स टू 20। अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आप इसको दोबारा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड को हम थोड़ा कम कर दें, ट्रेन को स्लो कर दें, तो अगर ट्रेन को स्लो कर देंगे तो जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो x माइनस 10 हो जाएगी। लिखते हैं यहाँ पर, इफ़ ट्रेन इज़ स्लोड देन द स्पीड इज़ 10 किलोमीटर पर आवर कम करना है। तो ओरिजिनल स्पीड x थी उससे 10 कम कर दीजिए तो स्पीड इतनी हो जाएगी। एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन विल बी, और टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। मतलब पहले जो टाइम लगता था ओरिजिनली वो लगता था y आवर्स, अभी कितना लगेगा 3 घंटे ज़्यादा, मतलब y प्लस 3 आवर्स इतना टाइम लगेगा। ठीक है जी। आपको मालूम है अगर आप इस स्पीड को ट्रेन के इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये है ट्रेन की अभी स्पीड और ये है ट्रेन ने जितना टाइम लिया है पहुंचने में, तो ये डिस्टेंस ओरिजिनल डिस्टेंस एक्स वाई के इक्वल ही होगा। क्लियर। चलिए इनको सिंप्लीफाई करने से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वाई को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई। इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है जी। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक इक्वेशन और मिलने वाली है। मैं ज़रा यहाँ का पार्ट इरेज कर देता हूँ और इक्वेशन को यहीं लिख देता हूँ। तो ये है 3x और ये है माइनस 10y और ये है 30 को भेज देंगे राइट साइड में तो ये प्लस 30 हो जाएगा। ये है सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिल जाएगा x और y की वैल्यू। इन इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिए क्योंकि ऐड करने से प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 3x हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 50। x आ गया 50। x का मतलब ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। टाइम पता अगर करना है आपको तो टाइम पता करने के लिए आप इस x की वैल्यू को उठाकर आप रख दो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम, सब्सटीट्यूट x इज़ इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, माइनस 2x प्लस 10y इज़ इक्वल्स टू 20। आप x की वैल्यू को 50 लिखने वाले हो तो ये हो जाएगा माइनस 100, इन्हें मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा प्लस 10y प्लस 10y को यहीं लिखा रहने देते हैं इज़ इक्वल्स टू 20। आप लिखो 10y इज़ इक्वल्स टू 20 और 100 इधर आ गया तो ये हो गया 100। अब 10y की वैल्यू हो चुकी है 120 इन्हें ऐड करने के बाद, तो y की वैल्यू हो गई है 120/10, मतलब y की वैल्यू हो गई है 12। तो y किसे हमने माना था, y हमने टाइम को माना था, y माना था हमने टाइम, मतलब इतने घंटे लगते हैं एक्चुअल में ट्रेन को पहुंचने में और इतनी स्पीड रहती है, ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की इतनी रहती है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो अगर आपको ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बताना है तो आपको याद होगा कि
डिस्टेंस था एक्स वाई, डिस्टेंस की वैल्यू एक्स वाई थी, क्योंकि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस आता है। सो आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज़ इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 50 है और टाइम 12 है, सो आंसर आ गया है 600 किलोमीटर। तो ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करना था। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 4। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाओ। मान लेते हैं किसी क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने क्या किया, इन स्टूडेंट्स को रोज़ में खड़ा करवा दिया। इस तरह से 12 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, तो आपने इनको रोज़ में खड़ा कर दिया। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। मतलब आपने 3 रोज़ में पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया है। टोटल स्टूडेंट्स 12 हैं, 3 रोज़ में सारे 12 स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ अगर आपसे पूछा जाएगा तो 3 रोज़ हैं। लेकिन हर रो में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं, इस रो में देखिए 4 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 4 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 4 स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3, लेकिन ईच रो में स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 4। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 3 और 4 को, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से आपको टोटल स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। 3 × 4 12, देखिए टोटल 12 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात समझिए, अगर मैं हर रो में से एक एक बच्चे को कम कर दूँ, इस बच्चे को यहाँ से हटा दूँ, यहाँ हटा दूँ, यहाँ हटा दूँ, 3 बच्चे कम कर दिए हैं, इनको कहीं और खड़ा करना पड़ेगा, तो इनको यहाँ पर ला खड़ा कर देते हैं, यहाँ 3 को खड़ा करते हैं। तो मैंने क्या किया, हर रो में से एक बच्चे को कम कर दिया। लेकिन जब मैंने हर रो में से एक बच्चे को कम किया तो एक रो बढ़ गई। पहले 3 रोज़ थी, अब 4 रोज़ आ गई। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, अब नंबर ऑफ़ रोज़ 4 हैं। अब हर रो में स्टूडेंट्स कितने हैं, अब हर रो में 3 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से अभी भी टोटल स्टूडेंट्स 12 आपको मिल जाएंगे। आई होप आप समझ गए हो कि कैसे ये क्वेश्चन काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज़। हम यहाँ मान लेते हैं x रोज़ हैं और हर रो में y स्टूडेंट्स खड़े हैं। ठीक है जी, मान लेते हैं लेट देयर बी x रोज़। मान लेते हैं x रोज़ हैं और हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी नहीं पता, तो y मान लेते हैं। एंड लेट देयर बी y स्टूडेंट्स इन ईच रो। हर रो में मान लेते हैं y स्टूडेंट्स हैं ईच रो। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बेटा कैसे पता करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने के लिए हम देखते हैं रोज़ कितनी हैं और हर रो में स्टूडेंट्स कितने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पता चल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर आप पता करना चाहोगे तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ को और हर रो में जितने स्टूडेंट्स उनको मल्टीप्लाई कर लोगे। टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, टोटल स्टूडेंट्स XY हैं। ठीक है जी, ओके। इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स, अगर इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट्स रो में एक्स्ट्रा आ जाते हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर हर रो में आप 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ले आते हो तो एक रो कम हो जाती है फिर। ठीक है जी, मतलब इन्होंने ये बोला है, इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, क्या कर देते हैं हम 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर देते हैं। पहले एक रो में y स्टूडेंट्स थे, अभी इन्होंने बोला है 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दो, तो आप कितने हो जाएंगे, y+3 हो जाएंगे, y+3। तो ऐसा करने से एक रो कम हो गई है। नाउ नंबर ऑफ रोज़, अब रोज़ कितनी हो जाएंगी, अब रोज़ हो जाएंगी, पहले रोज़ कितनी थी, पहले x थी, अब एक कम हो जाएगी तो x-1 रोज़ हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ़ रोज़ को हर रो में जितने लड़के हैं उससे मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, टोटल मिलता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ज़रा मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको हटाता हूँ, फिर बताता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और ये हैं हर रो में स्टूडेंट्स।
इनको मल्टीप्लाई करने से टोटल स्टूडेंट्स मिलेंगे, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स क्लास के चेंज नहीं होंगे। आप क्लास में रो को इंटरचेंज कर रहे हो। जिस तरह पर मैंने आपको बताया था कि मैं किसी रो में 4 स्टूडेंट्स खड़ा करूँ या कभी मैं रो में 3 स्टूडेंट्स खड़ा करूँ, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 12 ही रहते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वही रहेंगे जो आपने यहाँ फाइंड किया था, मतलब एक्स वाई रहेंगे। क्लियर? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखिए एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ये है 3x माइनस वाई, 3 को भेज देंगे राइट साइड में, तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, ओके। इसको इरेज करके बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन को दोबारा देखिए। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए जाएँ, मतलब इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, क्या कर दिया, 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए। तो पहले हर रो में y स्टूडेंट्स थे, अभी 3 कम कर दिया तो y माइनस 3 स्टूडेंट्स हैं हर रो में। ऐसा करने से 2 रोज़ बढ़ जाएंगी, मतलब नाउ नंबर ऑफ रोज़ 2 बढ़ जाएंगी। तो पहले 2 x रेज थी, अब x प्लस 2 रोज़ हो जाएंगी। ठीक है जी। आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ को उस रो में जो स्टूडेंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। मतलब x प्लस 2 को y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने से टोटल मिलेगा, और वो टोटल स्टूडेंट्स एक्स वाई हम शुरुआत में पता कर चुके थे। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 माइनस 3x, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इक्वेशन बन गई है -3x प्लस 2y। 6 को भेज दीजिए राइट में, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन आ गई है -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इन्हें हम करते हैं ऐड, क्योंकि एडिशन करने से -3x प्लस 3x कैंसिल हो जाएगा, -2y प्लस 2y हो जाएगा, -y प्लस 2y हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब y की वैल्यू 9 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। आप y की जगह यहाँ 9 लिख दीजिए, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 12 और x की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, x का मतलब था नंबर ऑफ़ रोज़ और y का मतलब था हर रो में स्टूडेंट्स। तो पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स पूछा गया है। तो टोटल स्टूडेंट्स के लिए तो आपको रोज़ को और उस रो में स्टूडेंट्स कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 36। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो। टोटल स्टूडेंट्स 36 हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो चुकी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 शायद आपको थोड़ा सिंपल लगेगा। इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल्स टू, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, दिस इज़ एंगल ए, दिस इज़ एंगल बी, दिस इज़ एंगल सी। एंगल सी जो है, इस एंगल की बात हो रही है, ये जो एंगल सी है ये थ्राइस है एंगल बी का, और ये इक्वल है ट्वाइस इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी, इसके इक्वल है। तो आपको बताना है कि वो तीनों एंगल्स हैं क्या, एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल सी क्या है। तो ऐसा करते हैं, एंगल ए को x मान लेते हैं और एंगल बी को y मान लेते हैं। लेट एंगल ए बी x डिग्री एंड एंगल बी बी y डिग्री। हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया है। ठीक है जी। अब आप देखो एंगल C की वैल्यू लिखी हुई है कि वो ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है ना। ओके जी, आप लिखो एंगल C इज इक्वल्स टू, और A की वैल्यू को आपने x मान लिया है और B की वैल्यू को आपने क्या मान लिया है, y मान लिया है। तो एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगी। एक बात और समझिएगा, ये जो एंगल C है ये 3 इंटू एंगल B के इक्वल है, और 3 एंगल B की वैल्यू कितनी है, y है, मतलब एंगल C 3y के भी इक्वल है। तो आपने देखा कि एंगल C 3y के भी इक्वल है यहाँ अगर देखेंगे, और अगर ऊपर देखेंगे तो एंगल C 2 इंटू एक्स प्लस वाई के भी इक्वल होगा।
इन दोनों बातों को याद रखिएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है जी, तो इसको ज़रा इरेज कर देते हैं। आपको ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी मालूम होगी कि ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं तो तीनों का सम 180 रहता है। ये तो आपको पता होगा ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 रहता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। एंगल ए की वैल्यू x है, हमने मानी है x। एंगल बी की वैल्यू y है, और एंगल सी की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एंगल सी की वैल्यू 3y है। आप वीडियो को रिवाइंड करिए, मिल जाएगा आपको। इज़ इक्वल्स टू 180। ये है x, y प्लस 3y हो जाएगा 4y इज़ इक्वल्स टू 180। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 180। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, ओके जी। आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था एंगल C इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। एंगल C की वैल्यू क्या है ये भी आपको पता है। एंगल C की वैल्यू हमने 3y लिखी थी। 3y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। जब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये मिलेगा। अब आप लिखो 2x प्लस 2y और इस 3y को भेज दो राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -3y। इक्वल का इस तरफ 0 बचेगा। ठीक है जी, इसके आगे क्या होगा वो देख लेते हैं। ओके जी, 2x लिखिए आप, 2y माइनस 3y हो जाएगा -y, और इज़ इक्वल्स टू 0 बचेगा। इज़ इक्वल्स टू 0 चाहे आप इस तरफ लिखें चाहे इस तरफ लिखें, दोनों सेम बातें हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 180। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 4 8y, 2 इंटू 180 360 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन को इसी के नीचे कॉपी कर दीजिए, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ओके। अब आप इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करिए ऑन सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 का साइन तो कुछ होता ही नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो इसको मत बदलिए। ये -y हो जाएगा +y, और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8y + y हो जाएगा 9y इज़ इक्वल्स टू 360 + 0 360 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 360/9, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। अब y की हेल्प से हम x की वैल्यू पता कर लेंगे, और एंगल B, एंगल C सब, एंगल A B C सब पता कर लेंगे। y की वैल्यू 40 आ गई। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन थी x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 180। आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए y की, x प्लस 4y की वैल्यू 40 निकली है इज़ इक्वल्स टू 180। तो x प्लस 160 इज़ इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 160 इज़ इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है जी, x भी आ गया। ओके, चलिए अब पता करते हैं एंगल A क्या होगा, एंगल B क्या होगा, एंगल C क्या होगा। तो भाई आपने एंगल A को x माना था ना, मतलब वो आ गया 20 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू 20 डिग्री निकली है। फिर एंगल B, आपने एंगल B को y माना था ना, तो y की वैल्यू आई है 40 डिग्री। फिर एंगल C, आपको याद होगा आपने C का मतलब 3y माना था। एंगल C 3y के इक्वल था, मतलब 3 इंटू 40, मतलब ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो x एंगल A की वैल्यू 20 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू 40 डिग्री है, और एंगल C की वैल्यू 120 डिग्री है। आई होप आपको ये पूरी प्रॉब्लम क्लियर हो गई है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है इस फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का। देन हमें डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे ग्राफ पर हमें ट्रायंगल कहाँ मिल रहा है। ठीक है जी, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीख रखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन के पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। पहले y को सब्जेक्ट बना लेते हैं या x को बना लेते हैं। 5x माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू y हो गया, समझ में आ गया ना। आप इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लो। मैं डायरेक्ट फाइंड करता हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे शायद। देखिए जी, y की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 5 है। अगर आप x की जगह 0 लिख दो, 0 लिख दो, ये 0,
तो यहाँ 0 लिखने से क्या होगा, ये हो जाएगा 5 × 0 मतलब 0 -5। तो ये सॉल्व करने पर y आ जाएगा -5। देखा जी आपने। ओके, y की वैल्यू है 5x - 5। इस बार आप x को मान लीजिए 1, तो आपने x को 1 लिखा, तो ये सॉल्व करने पर हो गया 0। तो जब आपने x को माना 1 तो y आ गया 0। तीसरी बार सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू 5x - 5 है। इस बार हम x को मान लेते हैं 2, तो 5 × 2 - 5, ये हो जाएगा 10 - 5 मतलब 5 हो जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा। तो x को 2 मानने पर y इतना आ गया, y आ गया 5। ये सॉल्यूशन निकला। इधर सॉल्यूशन निकालते हैं, ये हो जाएगा 3x - 3 = y। अब सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, आई होप कर लोगे आप। x को मान लीजिए 1, तो x को 1 मानने से 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x को 0 मान लीजिए, 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 - 3 -3 हो जाएगा। x को 2 मान लीजिए, तो 3 × 2 6, 6 - 3 3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के ये 3 सॉल्यूशन है, उस इक्वेशन के ये 3 सॉल्यूशन है। अब ज़रा मैं इसको हटाता हूँ और इन सॉल्यूशन को ऊपर लिख लेता हूँ। नीचे के पोर्शन में आपको ग्राफ दिखाने वाला हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन को यहाँ लिख लेता हूँ, x y 1, 0, 0, -3 और 2, 3 ये सॉल्यूशंस हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ग्राफ। अब देखिए आप ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम बाकी पोर्शन देख लेंगे इसका। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। मैं दिखाऊँगा x एक्सिस और y एक्सिस क्या है। तो दिस इज़ वर्टिकल लाइन विच आई एम ड्राइंग एंड दिस इज़ y एक्सिस। ये रही y एक्सिस। अब मैं दिखाता हूँ x एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा और ये होगी x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए प्लॉट करते हैं इनको। पहला इधर आते हैं, 0, -5। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5 और आगे 6, 7, 8 होगा। इधर +1, +2, +3, +4, +5, ऊपर 6, 7, 8 होगा। इस तरफ -1, -2, -3, -4 एंड -5 होगा। इधर यहाँ होगा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है जी, ये आपको मार्क्स लगाने आते होंगे। चलिए 0, -5 को प्लॉट करते हैं। 0, -5 यहाँ पर होगा। यहाँ कैसे? क्योंकि x की वैल्यू 0 है। जब भी x 0 होता है तो हमें y एक्सिस पर आना पड़ता है। y एक्सिस पर -5 देखिए कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यही पॉइंट है। फिर सेकंड सॉल्यूशन है 1, 0। 1, 0 यहाँ पर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ y 0 है। जब y 0 होता है तो x एक्सिस पर जाना पड़ता है। x एक्सिस पर बस आप 1 ढूंढ लीजिए। 2, 5 यहाँ पर होगा, क्योंकि इस पॉइंट से x की तरफ देखने पर 2 मिलता है और y की तरफ आपको 5 मिलता है। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सॉल्यूशन सही फाइंड किए थे और हमने उनको ज्वाइन भी सही किया है, उनकी प्लॉटिंग भी हमने सही कर दी है। ये हो गई प्लॉटिंग और ये हमें मिल गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये तो सही हो गया। इधर आते हैं 1, 0 तो यही सेम पॉइंट होगा, क्योंकि 1, 0 यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन है। ये कॉमन सॉल्यूशन मिल गया हमें। 0, -3 यहाँ पर होगा। ठीक है जी, 2, 3 यहाँ पर होगा। 2, 3 वो यहाँ पर होगा। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। चलिए ज्वाइन करते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ज्वाइन करने से ये हमें मिल गई लाइन। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया था। मैं क्वेश्चन को आपके सामने ला रहा हूँ दोबारा। क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल बना होगा, कहाँ? फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये जो लाइंस है आपको दिख रही हैं, इन लाइंस के बीच में और y एक्सिस के बीच में। देखिए y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हाँ ये देखिए, ये रही y एक्सिस और ये रही फर्स्ट लाइन और ये ऊपर है सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और y एक्सिस के बीच में ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है जी, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा शेड भी कर देता हूँ। ये मैंने शेड कर दिया आपके लिए ताकि आप देख लो किस ट्रायंगल की बात हो रही है। ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। आपको इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस बताने हैं, मतलब वर्टेक्स बताने हैं। ट्रायंगल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं,
ट्राइंगल में वर्टेक्स तो जानते होंगे ना आप। सपोज़ ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में दिस पॉइंट इज़ अ वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज़ अ वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज़ अ वर्टेक्स, जहाँ पर साइड्स मिलते हैं वो होती हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं, तो एक वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स है 1,0, एक वर्टेक्स है 1,0, दूसरा वर्टेक्स ये है 0,-3, और तीसरा वर्टेक्स ये है 0,-5। आप चाहें तो इनका कुछ नाम भी रख सकते हैं, ए बी सी। ठीक है जी, इसका नाम हमने ए रख दिया है, और इसका नाम हमने बी रख दिया है, और इसका नाम सी रख दिया है। नाम रखना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने पहचान के लिए बना दिया है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। तो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस क्लियर ना हो या ईजी ना लग रहे हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।